संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण को भला कौन नहीं जानता। उन्हें शॉर्ट में जेपी भी कहते हैं। लेकिन जेपी के आंदोलन की बात जब होती है, जेपी के संपूर्ण क्रांति की जब बात होती है, आज उनके उस आंदोलन से उपजे कई नेता आपको बड़ी बड़ी बातें करते हुए मिलेंगे, आदर्शों की बात करेंगे मिलेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत आपको वो चीजें नजर नहीं आती है। जब जेपी के परिवार से जुड़े हुए लोग जब जेपी की बात करते हैं तो वो सिर्फ दिखावे की बात नहीं करते, बल्कि जेपी के जो आज भी घर है, आवास है, उन्होंने सरकार को दान तक दे दिया है। जो कोई भी जाए तो आज भी सिवान के वो सिताब दियारा जहाँ पे जेपी जी का घर है, पैतृक घर, वो एक मोन्यूमेंट्स बन गया है। वो आज भी एक अजायब घर है, संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसे कोई भी देख सकता है। आज जेपी के जो परिजन हैं, संयोग बस धनबाद में रह रहे हैं। जेपी के भतीजे और उनकी जो भतीजे की धर्मपत्नी है, वो संयोग बस धनबाद में ही इस वक्त में रह रहे हैं। हम सीधे आपको जेपी जी के जो भतीजे हैं जेपी वर्मा और उनकी धर्मपत्नी अमिता जी, उनसे हम बात कराते हैं। पहले तो सर, न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा नाम जेपी वर्मा हुआ और मैं सिताब देरा निवासी हूँ और हम लोग जयप्रकाश जी के परिवार से आते हैं। मैं जयप्रकाश जी हमारे चाचा थे और हम लोग एक ही घर में रहते थे और जिस घर में जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था वहीं मेरा भी हुआ है। और हम लोग उस घर को संग्रहालय बनाने के लिए भारत सरकार को दे दिए हैं और वहाँ अभी भारत सरकार ने बहुत अच्छा संग्रहालय बना दिया है और जेपी की बहुत सारी स्मृतियाँ वहाँ रखी हुई हैं। कोई भी दर्शक जाके देखते रहता है और एक ये बहुत ही दर्शनीय स्थान बन गया है। एक तो भारत सरकार का वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है और उसी के बगल में बिहार सरकार भी अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें बहुत तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे नर्सिंग का, सिलाई का, जिससे कि उस गांव का उत्थान हो सके। मैम, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। हाँ, मैं डॉक्टर अमिता वर्मा हूँ और मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में मैं डीन ह्यूमैनिटीज़ हूँ अभी, और फिलहाल और पीजी हेड इंग्लिश भी हूँ। तो मौका मिलता है सिताब दियारा जाने का? हाँ जी हाँ, बीच बीच में हम लोग परिवार के साथ जाते हैं। बहुत सुखद और बहुत प्रेरणादायक हैं वो, सबके लिए हैं, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए हैं। और एक बहुत बड़ी धरोहर है वहाँ, जिसमें उसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो एक नेशनल, उन्होंने उसको सबको जुटाकर और उसको दे दिया कि एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत, एक स्मृति स्थल है सबके लिए। बहुत ही बड़ी। सर, एक बड़ा सवाल है कि जेपी की बात, संपूर्ण क्रांति के आदर्शों की बात तो होती है, आज भी जब आंदोलन की बात आती है तो एक नज़ीर बना था बिहार, जहां से सत्ता जो है वो दिल्ली की सल्तनत हिल गई थी, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। तो आज जब लोग बताते हैं जेपी के उस आंदोलन का, तो आपको कितना गर्व फील होता है? नहीं, मैं आंदोलन के लिए तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि जेपी का आंदोलन एक बहुत बड़े आदर्श लेके था, जिसको संपूर्ण क्रांति हम लोग बोलते थे। संपूर्ण क्रांति मतलब केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं था, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, हर एक तरह की परिवर्तन की उनकी आकांक्षा थी, जिसकी विशेष रूपरेखा प्रायः काफ़ी लोगों को मालूम है, तो उतना विस्तृत हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन अभी जितने भी राजनेता उभर के आए हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री से लेके और भी पार्टी में, जितने भी पार्टी में सब विशेष नेता लोग हैं, प्रायः ये लोग जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो बिहार के जो बड़े नेता रहे, लालू जी, नीतीश जी, यहाँ तक कि रामविलास जी, सुशील कुमार मोदी जी, ये सब तो कहीं ना कहीं जेपी के शिष्य ही रहे हैं। तो इसमें से कितने नेता हैं जो बिहार के लिए बहुत भला किए? ये कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये बात सही है कि लालू प्रसाद यादव जी हुए या नीतीश कुमार हुए, और इन लोगों के साथ हम लोग कंधे में मिला के संघर्ष में काम किए हैं, बहुत क्लोजली काम किए हैं इन लोगों के साथ। लेकिन प्रायः सारे नेता जो है मेरे दृष्टिकोण से खरा नहीं उतर पाए। सब लोग अपने स्वार्थ सिद्धि में ज़्यादा लग गए और जेपी की जो विचारधारा थी उससे काफ़ी लोग भटक गए। तो जेपी का सपना कोई पूरा नहीं कर पाया बिहार के लिए? मेरे दृष्टिकोण से तो जो वो चाहते थे
उसका 20 से 25% ही हो पाया है। 75% वो लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। ये लोग स्वार्थ की राजनीति में लग गए और बहुत उत्थान नहीं हो पाया बिहार का। तो अभी तो चूंकि आप सरकारी सेवक रहे हैं, मेकॉन में काम किए, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिटायर हो गए, तो अब आपके पास भी समाज सेवा के लिए वक्त मिलता है? समाज सेवा के लिए वक्त तो रहता ही है। इवन हमको तो ऑफर भी मिला था, हम लोग जो ट्रस्ट बना है उसमें हम भी मेंबर हैं, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के चलते हम गांव जाके नहीं रह पाते हैं। लेकिन बीच बीच में जब जाते हैं तो जितना हो पाता है हम योगदान करते हैं उत्थान के लिए। और हम लोग बहुत तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं जिसमें बहुत तरह के लोग आते हैं। लेकिन अब अस्वस्थता के चलते हम बहुत ज़्यादा योगदान अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी उम्र अब 72-73 हो गया है और कुछ कुछ परेशानियां हैं जिसके चलते हम बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि सर, बिहार में अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है। नीतीश जी राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब वो दिल्ली चले जाएंगे, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, नए सीएम आएंगे, तो एक 20-22 साल की जो राजनीति है वो उस थोड़ा चेंजिंग आएगा। बीजेपी के हाथ में सत्ता तो आएगी, मुख्यमंत्री भी बदल जाएंगे, तो क्या लगता है कि बिहार में नीतीश के जाने के बाद से क्या बदलाव नजर आ रहा है, आएगा आपको? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी भी जेपी के आदर्शों पे बहुत आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी जितनी भी पार्टियां बनी हैं उसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और जेपी को अपना आदर्श मान के आगे बढ़ती है। और ख़ास करके जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और लोग भी जितने सारे लोग हैं उनके आदर्शों का काफ़ी पालन करते हैं। तो अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो हमको लगता है कि बिहार में अच्छा परिवर्तन आ सकता है। और ये भी एक बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि बिहार के ही नितिन नवीन अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो उनका भी बिहार के प्रयास, बिहार के विकास में काफ़ी योगदान रहेगा। क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से देखे हैं कि जेपी का जो हम लोग का सिताब देरा का घर है वहाँ पे सड़क की समस्या थी, तो हम लोग नितिन नवीन जी से जब मिले और बात किए तो उन्होंने पूरा छपरा से लेके और मेरे गांव तक सड़क की व्यवस्था करा दी। लेकिन जिस आंदोलन की बात जेपी ने किया था, जिसमें सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात आई थी, अब जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में भी यूजीसी वाला मामला आ गया, तो बीजेपी में आपको अगड़ा पिछड़ा, यहाँ भी वो तरह की राजनीति आ गई, तो एक थोड़ा सा दुख तो होता है जो बीजेपी के वोटर्स होंगे। देखिए, यूजीसी का जो प्रॉब्लम चल रहा है मेरे दृष्टिकोण से ये बीजेपी का मामला नहीं है, ये तो कोर्ट का निर्णय है। ये तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और भी कोर्ट से कुछ इस तरह के निर्णय आए हैं कि ये जो यूजीसी का रेगुलेशन, लेकिन इसमें जो रेगुलेशन बना उसमें क्या है कि आप एससी/एसटी के साथ ओबीसी को जोड़ते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि विलेन तो फिर यूवर हो जाते हैं, अनरिजर्व्ड हो जाते हैं, जनरल हो जाते हैं। हाँ, बट ये एक समस्या है। देखिए, अब जो सत्ता में है बहुत तरह के कार्य कर रहे हैं, तो 100% परफेक्शन थोड़ा मुश्किल रहता है। कहीं कहीं कुछ त्रुटियां रहती है जिसका निराकरण करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और हमको लगता है कि जरूर करेंगे। जेपी ने उस वक्त में इंदिरा गांधी के तानाशाही का विरोध किया था, इमरजेंसी तब लगाना पड़ा था, तब युद्ध बीत चुके थे, उसके बावजूद भी आपको याद होगा कि इमरजेंसी 74 में लगाया गया। आज भी किसी न किसी रूप में सत्ता के जो लोग होते हैं वो तानाशाही करते हैं, तब कोई विरोध नहीं कर पाता। तब इसका मतलब क्या है कि सरकार के भी द्वारा कुछ इमरजेंसी जैसे हल करके छोड़ दिया जाता है और जनता उसका विरोध नहीं कर पाती। हमको नहीं लगता है कि अभी आपातकालीन स्थिति है, वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही, जिसको जो हो रहा है सब कर ही रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि कांग्रेस और ये लोग, कल ही खड़गे जी का भाषण था जिसमें उन्होंने बोला कि आरएसएस और बीजेपी अजगर की तरह है। तो इस तरह की जो अभिव्यक्ति करना इंदिरा गांधी के समय तो संभव नहीं था। तो हमको नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा तानाशाही अभी है, लेकिन अब संस्था चलाने के लिए और पार्टी को चलाने के लिए कुछ कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। तो अभी जो शीर्ष में लोग बैठे हुए हैं उनकी अपनी कुछ कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते कुछ कुछ ही लोग कठिन निर्णय ले रहे हैं। लेकिन इसको हम, मेरे दृष्टिकोण से इसको हम तानाशाही नहीं बोलेंगे, ये कुछ तो मतलब सबका अपना काम करने का ढंग होता है। लेकिन हाँ, इतना सही है कि जेपी का जो
संपूर्ण क्रांति की भावना थी, उससे अभी हम लोग कोसों दूर हैं, वो होने में समय लगेगा। जी, आखिरी सवाल है कि बिहार में और झारखंड में, बिहार बंटवारे के बाद झारखंड के भी अब 25 साल हो गए, तो क्या बदलाव देखते हैं आप? अच्छा है प्रोग्रेस। बिहार और झारखंड में अगर कहा जाए तो झारखंड में जो भी प्रगति हुई है, मेरा व्यक्तिगत ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि बीजेपी के राज्य में जो सड़क और ये सब जो हुआ और भी जो भी परिवर्तन हुआ, वो अभी हमको देखने को नहीं लग रहा है। तो बिहार में तो काफी बदलाव हुआ, हमें बिजली ठीक हो गई, सड़कें ठीक हुई, स्वास्थ्य पे भी काम हुआ। तो बिहार में जो प्रगति हुई है वो झारखंड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। जबकि यहाँ तो माइनिंग का सबसे ज्यादा संसाधन है। माइनिंग का बहुत ज्यादा संसाधन है और भी हर एक तरह के ओर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पे। यहाँ विकास तो ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू भी ज्यादा है। यहाँ पे विकास बहुत ही ज्यादा होना चाहिए था और विकास होने का बहुत स्कोप भी है, लेकिन उस हिसाब से प्रयास नहीं किया गया है झारखंड में। जी, तो अभी आप सुन रहे थे अमित वर्मा जी को, जो बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें बिहार और झारखंड के संदर्भ में रखा है और जेपी के संपूर्ण क्रांति को याद भी किया है। तो कहीं ना कहीं नेताओं को भी ये बताने की कोशिश की है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और आंदोलन का मतलब व्यवस्था परिवर्तन से था, सिर्फ सत्ता परिवर्तन से नहीं था। तो आप सोच लीजिए कि जिनके चाचा ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैम इसी वक्त में धनबाद के BBMKU में ही डीन है, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। तो बड़ी बात यही है कि ये मैम जो है शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और सर भी रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उम्र अब साथ नहीं दे रहा है। लेकिन वैचारिक तौर पे ये अभी भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सच्चे मन से चीजें की जाए, विकास का कार्य किया जाए, तो स्वाभाविक है कि राज्य और देश प्रगति करता है। जैसा कि झारखंड और बिहार के संदर्भ में अमित वर्मा जी ने कहा कि विकास के चरण में झारखंड कहीं ना कहीं बिहार से थोड़ा पीछे छूट गया है। सहयोगी राणा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ NP, धनबाद।